फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मॉक टेस्ट को फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ए है, इसमें विकास एक समान होता है। बी है, विकास बिल्कुल अप्रत्याशित है। सी है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। एंड डी है, विकास विशिष्ट से समान की ओर बढ़ता है। तो विकास के बारे में जो कथन सही है वो है, इसमें विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कहता है स्कूलों में मिड डे मील भोजन की व्यवस्था से छात्रों का बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट है कि स्कूल में मिड डे मील भोजन की व्यवस्था से छात्रों का बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकता है। और तर्क आर है कि पर्यावरण कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। तो ये गलत है, क्योंकि पर्यावरणीय कारक जो होते हैं व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। तो ये गलत है, निभाते हैं, क्योंकि विकास ओनली हेरिडिटी पे निर्धारित नहीं होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी एंड इन्वॉल्वमेंट दोनों पे निर्धारित होता है। ओके, तो ये गलत है। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड, फर्स्ट ए राइट हो जाएगा, आर जो है रॉन्ग है। ओके, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। आगे देखेंगे। सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था परिवार है, दूसरी संस्था स्कूल है। ओके, तो ए है कि बच्चे को घर से अलग कर देना। बी है, बच्चे के घर में सीखी बातों को पूर्ववत करना। सी है, बच्चों द्वारा घर में सीखी गई बातों का खंडन करना। तो ये तीनों निगेटिव है, गलत है। तो सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य है, तो उसका है कि परिवार का विस्तार, जिसमें बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है। तो ए है समावेशन, बी है संगठन, सी है अनुकूलन, एंड डी है पाड़। तो स्कीमा क्या है, स्कीमा जो है कि अगर बच्चे को कोई इमेज दिखाई जाती है तो उस इमेज को अपने माइंड में क्रिएट करता है। तो जो माइंड में क्रिएट करता है वही स्कीमा है। ओके, जैसे उसको घोड़ा का चित्र दिखाया जाता है, वो अपने माइंड में घोड़े की इमेज को बैठा लेता है, तो वही क्या है, वही स्कीमा है। ओके, तो जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है तो उसे हम समावेशन कहते हैं। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं, परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते हैं। तो जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे जो होते हैं समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं, लेकिन निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते हैं। तो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएँ होती हैं। फर्स्ट जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, जिसे हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। फिर होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। फिर होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो होता है 7 से 12 वर्ष तक। और फिर होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो होता है 12 से 18 वर्ष तक। ओके, तो जीन पियाजे कौन सी अपनी अवस्था में ये बताए हैं कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल बच्चे पा लेते हैं, परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते हैं। तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 से 12 वर्ष तक का जो है उनकी थर्ड अवस्था जो है वो। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है। एक ए है, इस बात पर ध्यान देना कि सांस्कृतिक कारक और लिंग नीति विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। तो सांस्कृतिक कारक, तो ये गलत है, ये लेवाइगोस्की में आएगा। अच्छा या बुरा नियमों के पालन या अवज्ञा के परिणामों से निर्धारित होता है। सी है, व्यक्ति अपने कार्यों के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो ये गलत है। डी है, स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन करना जो सार्वभौमिक है। तो ये भी गलत है। कोहलबर्ग कहते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार जो मॉरल डेवलपमेंट है में पूर्व पारंपरिक स्तर है, उसमें उनकी जो विशेषता है वो यह है कि अच्छा या बुरा वो नियमों
के पालन या अवज्ञा के परिणाम से निर्धारित होता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में विश्वास रखने वाली एक शिक्षिका को, लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में विश्वास रखने वाली एक शिक्षिका को आगे देखेंगे। ए है इसमें, विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया व संवाद को हतोत्साहित करना चाहिए। अगर आप कोई भी क्रिया कर रही हैं तो उसमें बच्चों के वाद विवाद या अंतःक्रिया के संवाद को आप हतोत्साहित करेंगे कि प्रोत्साहित करेंगे? गलत। जरूरत पड़ने पर उपयुक्त पार देना चाहिए। सी है, विद्यार्थियों के व्यवहार को विनियमित करने के लिए इनाम व सजा का उपयोग करना चाहिए। निगेटिव, गलत है। डी है, विद्यार्थियों को उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में विश्वास रखने वाली एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जरूरत पड़ने पर उपयुक्त पाड़ देना चाहिए। पाड़ क्या होता है? पाड़ मतलब सहारा देना चाहिए। ओके, एक सीढ़ीनुमा मदद होती है कि अगर बच्चे को कोई चीज़ नहीं आता है तो उसको अगर थोड़ी मदद दी जाए तो वो उस मदद से बेहतर सीख सकता है। ओके, तो एक सीढ़ीनुमा प्रकार की मदद होती है, यानी पाड़। ओके, सहारा देना। तो जरूरत पड़ने पर उसे क्या देना चाहिए? उपयुक्त पाड़ देना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के क्षेत्र में किया जाता है। तो बाहर क्षेत्र में, अंदर, नीचे, आगे। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के द्वारा जो ज्ञान का सह निर्माण होता है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर किया जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? तो डिजिटल तकनीकी व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। बी है, क्रियात्मक खेल, खोज व अनुभवों से सीखने पर बल देना। सी है, केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। एंड डी है, लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो नहीं है पूछा है, क्वेश्चन निगेटिव पूछा है फ्रेंड कि एक प्रगतिशील बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से जो है किसका उद्देश्य नहीं है? तो केवल क्या है? निगेटिव टैग वर्ड है। तो केवल, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो आंसर भी निगेटिव ही होगा। तो केवल संचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि ए है, वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं हैं। बी है, वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं। सी है, वे बुद्धि को व्यापक रूप से मापते हैं। डी, वे व्यक्तिगत मतभेदों के लिए जिम्मेदार है। तो मानकीकृत परीक्षण के उपयोग से बुद्धि लब्धि की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि वे सांस्कृतिक रूप से क्या है? निष्पक्ष नहीं है। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कहता है कि शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में मुद्रित समित वातावरण नहीं बनाना चाहिए। तो ये तो निगेटिव है, गलत है कि शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में मुद्रित समित वातावरण नहीं बनाना चाहिए, तो गलत। और तर्क आर है कि भाषा का विकास एक जन्मजात क्षमता है, तो ये भी गलत है। भाषा का विकास एक जन्मजात क्षमता नहीं है, गलत। ए और आर क्या है, इसमें दोनों गलत है। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कथन ए कहता है, लड़के व लड़कियां जेंडर उचित व्यवहार अपने जेंडर के वयस्कों का अवलोकन व अनुसरण करके सीखते हैं। ओके, बिल्कुल करेक्ट है कि लड़के व लड़कियां जेंडर उचित व्यवहार अपने जेंडर वयस्कों का जो है अवलोकन व अनुसरण करके सीखते हैं, क्योंकि जेंडर क्या है? जेंडर एक पूर्णतः जैविक संरचना है। ओके, तो ये क्या है? ये गलत है। जेंडर पूर्णतः जैविक संरचना है, तो ये गलत है। ए ऑप्शन जो होगा राइट हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों के विभिन्न समूह के साथ बातचीत करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए है, ऐसी चर्चाओं को हतोत्साहित करना चाहिए जो छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि और अनुभवों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। बी है, इसमें लगातार अपनी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। सी है, एक समान पाठ्यक्रम का पालन करके मूल्यांकन का मानकीकरण करना चाहिए। डी है, शिक्षण की प्राथमिक विधा के रूप में जो है शिक्षण की प्राथमिक विधा के रूप में व्याख्यान पद्धति को अपनाना चाहिए। तो छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को
ऐसी चर्चाओं को हतोत्साहित करना चाहिए जो छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि और अनुभव के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो छात्रों को करना चाहिए कि लगातार अपनी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों पर क्या करवाना चाहिए, चिंतन करवाना चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। एक पाठ्यक्रम निगेटिव है, शिक्षण की प्राथमिक विधा के रूप में व्याख्यान, ये भी निगेटिव है, इसमें हतोत्साहित चाहिए, ये भी गलत है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। मूल्यांकन जो है कैसा होना चाहिए, ए है स्वांगीण व समग्र होना चाहिए, बी है मानकीकृत व परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, सी है योगात्मक व मानक संदर्भित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित व विच्छिन्न होना चाहिए। तो मूल्यांकन जो होता है फ्रेंड वो स्वांगीण व समग्र होना चाहिए। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से अभिलक्षण एक समालोचनात्मक विद्यार्थी के नहीं है। जो नहीं है वो कौन से हैं, ए है खुली मानसिकता व जिज्ञासु प्रवृत्ति, बी है आंख बंद करके निर्देशों का पालन, सी है स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछना, एंड डी है स्रोतों की विश्वसनीयता का आकलन। तो जो अभिलक्षण समालोचनात्मक विद्यार्थी के नहीं है वो है आंख बंद करके निर्देशों का पालन। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन पूछा तो आंसर जो होगा निगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक समावेशी कक्षा है जिसमें प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप लचीले अधिगम में सहायक है। तो ए है बेहद मानकीकृत पाठचर्या, मानकीकृत आकलन, सीखने का सार्वभौमिक विकल्प, एंड डी है एक समान व योगात्मक मूल्यांकन। तो एक समावेशी कक्षा जिसमें प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप लचीले अधिगम में सहायक है वो है सीखने का सार्वभौमिक विकल्प। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, विविध शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास किए किस तरह करना चाहिए। तो ए है इसमें एक समान और मानकीकृत पाठ्यक्रम सुनिश्चित करके, बी है एक समान और मानकीकृत आकलन सुनिश्चित करके, मानकीकृत पाठ्यक्रम, मानकीकृत आकलन ये सब निगेटिव टैग वर्ड है, सी है बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग संकाय बनाकर, एंड डी है कक्षा का ऐसा लोकाचार बनाकर जहां हर बच्चा अपनेपन की भावना महसूस करे। तो ये पॉजिटिव है कि विविध शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास के जो है वो कक्षा का ऐसा लोकाचार माहौल बनाना चाहिए जहां हर बच्चा अपनेपन की क्या करे, भावना महसूस करे। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, सुनीता एक ही गति कार्य को कई बार दोहराती है तथा उसे दोस्त बनाने में बेहद कठिनाई होती है, जबकि वह चीज़ों को बहुत बारीकी से परखने की समझ रखती है। यह किसके विशिष्ट अभिलक्षण हैं। तो ए है स्वलीनता, बी है पठन वैकल्प, सी है लेखन वैकल्प, एंड डी है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। तो सुनीता एक ही गति कार्य को कई बार दोहराती है तथा उसे दोस्त बनाने में बेहद कठिनाई होती है, जबकि वह चीज़ों को बहुत बारीकी से परखने और समझने की समझती है। ओके, तो यह किसके विशिष्ट अभिलक्षण है। तो ये जो है ये डिसेबिलिटी जो है वो स्वलीनता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उदाहरण जो है वो सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में मदद करेगा। तो ए है ब्रेल प्रणाली, बी है छड़ी, सी है ध्वनि प्रवर्धक, एंड डी है चश्मा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, ध्वनि प्रवर्धक। ओके, ध्वनि प्रवर्धक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो एक रचनात्मक बच्चे की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो वो है अभिसारी सोच, विचारों की मौलिकता, लचीलापन। ओके, अब सारी सोच ये गलत है, तो पहला, दूसरा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, प्रभावशाली अधिगम के लिए प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियाँ विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, वह उसे आगे बढ़ाएं। बी है केवल पाठ्यपुस्तक पर, तो केवल पाठ्यपुस्तक के ज्ञान की पुनरावृत्ति पर केंद्रित हो, ये गलत। असंदर्भित व प्रतिरूपित हो, असंदर्भित व प्रतिरूपित ये भी गलत है, निगेटिव। बेहद जटिल व अमूर्त, तो अमूर्त ये भी गलत। तो प्रभावशाली अधिगम जो होता है फ्रेंड वो होता है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो जिसे वो आगे बढ़ाएं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं जो होती हैं, ए है उनकी आत्मकेंद्रित तथा तर्क शून्य सोच को दर्शाती हैं, एंड बी है केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी में पाई जाती हैं, सी है सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती हैं तथा उन्हें दंडित करना चाहिए, एंड डी है बच्चों की
अपने आसपास की घटनाओं के बारे में बनाने में सजग सिद्धांतों को दर्शाती हैं। तो बच्चों में वैकल्पिक अवधारणा जो होती है वो बच्चों की अपने आसपास की अवधारणाओं के बारे में बनाए और सजग सिद्धांतों को क्या करती है, दर्शाती है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षक प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? ए है अपनी कक्षा में कई दृष्टिकोण और अनुमानों को हतोत्साहित करके। बी है बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके। सी है समस्या का चरण दर चरण समाधान लिखकर। एंड डी है पाठ्य पुस्तक ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके। तो शिक्षक प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करेंगे, वो प्रोत्साहित करके। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक कम उपलब्धि वाले बच्चे के कक्षा शिक्षक के रूप में आपको निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे अधिक उपयोगी लगती है? तो ए है इसमें विद्यार्थी को उसकी कम उपलब्धि पर एक लंबा व्याख्यान देना, तो ये गलत है। बी क्या है, उसकी कम उपलब्धि के कारणों की पहचान करने का प्रयास करना और अल्पकालिक कर सकने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। सी है स्कूल प्रबंधन को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहना, जैसे कम उपलब्धि वाले छात्रों के लिए एक अलग संकाय बनाना। डी है बच्चों के माता पिता को बताना और उन्हें बताना कि उनके बच्चों में कोई क्षमता नहीं है, इसलिए वे बच्चों को एक अलग स्कूल में डाल दें। तो एक कम उपलब्धि वाले बच्चों के कक्षा शिक्षक के रूप में जो रणनीति सबसे अधिक उपयोगी लगती है वो लगती है कि उसकी कम उपलब्धि के कारणों की पहचान करने का प्रयास करना और अल्पकालिक कर सकने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है? तो ए है संवाद, बी है व्याख्यान, सी है प्रत्यक्ष निर्देश, डी है पुरस्कार। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, संवाद है। ओके, आगे देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। एंड अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो इसमें क्या सत्य नहीं? फर्स्ट है छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय जो है बनाता है, तो ये करेक्ट है। ओके, और पिछले अनुभव को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक चीज़ों को हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करता है, तो ये गलत है। और थर्ड क्या है, पूरी तरह से पारस्परिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है, तो नहीं है, पूछा है क्वेश्चन निगेटिव पूछा है। ओके, और फोर क्या है, अनुभव और प्रयोग के माध्यम से छात्रों में वास्तविकता व वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम जो है वो चरणों में अपनाया गया है, तो वो है छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है, तो ये निगेटिव है, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और पूरी तरह से पारस्परिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है। ओके, ये भी निगेटिव है, तो ये थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो आंसर निगेटिव होगा, तो पहला और तीसरा राइट आंसर होगा उसमें। ओके, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है? तो सार्थक सीखने की प्रक्रिया को कौन सी भावना है जो सुगम बनाती है? ए है दहशत, बी है कुंठा, सी है चिढ़, एंड डी है उत्तेजना। उत्तेजना जो है वो सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, बच्चे किस प्रक्रिया से सबसे बेहतर सीखते हैं? तो ए है निष्क्रिय अनुकरण, बी है वेधन व प्रत्यय स्मरण, सी है रटकर स्मरण, एंड डी है निर्देशित खोज। तो बच्चे जो होते हैं वो निर्देशित खोज की प्रक्रिया से सबसे बेहतर सीखते हैं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय कौशल है जिसमें अपनी सोच के बारे में सोचना चाहिए? तो ए है प्रत्याहार, बी है अनुबंधन, सी है अधिसंज्ञान, डी है पुनरावृत्ति। तो उच्च स्तरीय जो कौशल है जिसमें अपनी सोच के बारे में सोचना चाहिए वो है अधिसंज्ञान, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने के लिए क्या कर सकते हैं? तो ए है दंड के तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, बी है उचित पुरस्कार देना, सी है दंड का प्रयोग, ये सब निगेटिव है। विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखना। ओके, शिक्षक जो होते हैं वो विद्यार्थियों की अभिरुचि को क्या करते हैं, वो ध्यान में रखते हैं। शिक्षक बच्चों की आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने के लिए क्या कर सकते हैं, तो विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखना। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।